स्टार्ट कर दो आप। स्टार्ट हो गया? ओके, गुड मॉर्निंग पीपल। आज की क्लास शुरू हो चुकी है। आ गए हैं कुछ स्टूडेंट्स, 4-5 ही नाम नजर आ रहे हैं मुझे। अखिलेश, जोगेंद्र, पुरुषोत्तम, अर्पित, लोचन, अलका, रितेश। ओके, हो गए हैं कुछ बच्चे, हो गए हैं तैयार। चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमें आज अपना अगला टॉपिक इसमें करना था डिस्टेंस यूनिट्स, दूरी की इकाइयां। दूरी की इकाइयां तो मैंने पिछली बार एक लिस्ट लिखी थी, अब उनको एक एक करके देखते हैं। पारसेक, माइल, नॉटिकल माइल, लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमें डिस्टेंस में देखनी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सबसे आसान है इनमें समझनी, बाकी थोड़ी सी टेढ़ी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ शुरू करते हैं। देखो, ये है सूरज। सूरज के चारों तरफ घूमते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स। तो अलग अलग दूरी पर, अलग अलग कक्षाओं में कुछ प्लैनेट्स हैं जो सूरज का चक्कर काटते हैं। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा। एक सेकंड होल्ड करो। तो आवाज तो साफ आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है ना? चलो, मतलब क्या बीच में नॉइज है या आवाज आ ही नहीं रही है? आवाज तो साफ आ रही है, हल्का फुल्का नॉइज होगा तो ठीक है। वो तो थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू होता भी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने कहा था सूरज के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अलग अलग दूरी पर, अलग अलग सर्कल में सूरज का चक्कर काटते रहते हैं। उनके अपने अपने नाम हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे करके। ग्रहों के नाम तो आपको ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। अब इनमें से तीसरा प्लेनेट पृथ्वी है, अर्थ। तो धरती और सूरज, इनके बीच में जितना गैप होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो भी औसत दूरी है, जो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, पर उसका एवरेज डिस्टेंस जितना भी होगा उसे हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी। ये आपकी डेफिनेशन, ये उसका परिभाषा बन गई। ठीक है, इसमें वैल्यूज याद रखने की तो इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। मैं मोटे तौर पर याद रखता हूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मुझे तो इसकी थोड़ी प्रिसाइज वैल्यूज भी याद है, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे याद हो गई हैं। 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। पर आप लोगों को उसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक जो भी औसत दूरी है, जो भी एवरेज डिस्टेंस है, उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे चलकर मैं इस यूनिट का कई बार इस्तेमाल करूंगा। जैसे जब मैं केपलर के नियम पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं आपको ऐसे बोलूं कि मरक्यूरी सूरज से 0.3 AU इतनी दूरी पर है। 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मरक्यूरी की दूरी है। वीनस की दूरी ऐसे ही 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। पृथ्वी की दूरी सूर्य से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 होगी ही, क्योंकि वो तो इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी की दूरी ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ऐसे आगे चलते जाएंगे, अगले अगले प्लैनेट की 1.5 AU तथा इस तरह से आगे चीज चलती रहेगी। तो सभी प्लैनेट्स की दूरी जब हम सूर्य से निकालते हैं तो अक्सर उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई में
एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये मेरी तरफ से डन है। अब आगे चलते हैं। अगला हम लेते हैं पारसेक। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। टेस्टर ये रहा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे बोलते हैं। ठीक है। पारसेक, पारसेक दो शब्दों से मिलकर बना है, पैरेलैक्टिक सेकंड। ये सेकंड यहां पर एंगल की इकाई है, ना कि समय की। और पारसेक पूरा का पूरा जो मिलता है वो दूरी की इकाई है, यानी डिस्टेंस की। तो ये पारसेक होता कितना है, क्या है, उसका आइडिया समझें। यदि एक सर्कल हो, कोई वृत्त हो, और उस सर्कल के सेंटर से मैं एक चाप यानी आर्क लेंथ चेक करूं, चाप की लंबाई बनाई मैंने, तो सेंटर पर कुछ ना कुछ तो वो एंगल बनाएगी। ये कोण जो भी होगा उसे थीटा मान लीजिए, और वो चाप की जो लंबाई होगी उसे एल मान लीजिए। इस सर्कल का जो रेडियस होगा, इसकी त्रिज्या, उसे आर मान लीजिए। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, वो है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये इनके बीच में संबंध है, फॉर्मूला है। ये आर एक पारसेक कहलाएगा यदि इफ ये थीटा की वैल्यू, इस थीटा का मान 1 सेकंड हो, 1 सेकंड का वो एंगल हो, तथा यदि वो लंबाई, ये जो एल है, इसकी लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। यानी एक इतना बड़ा वृत्त ले लें, इतना बड़ा सर्कल, जिसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का तो ये चाप की लंबाई हो, आर्क लेंथ हो, और ये एंगल ये 1 सेकंड का हो। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि ये त्रिज्या, ये रेडियस 1 पारसेक का बन जाएगा। सीता बोल रही हैं बार बार, हिंदी में भी लिखो सर। वेल सीता, पारसेक को पारसेक ही कहते हैं। यदि मुझे इसकी हिंदी लिखनी होती तो मैं इसको ऐसे लिखता, पारसेक। जो वैज्ञानिक नाम है वो ऐसे ही होते हैं। जिन शब्दों की हिंदी अलग से होती होगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हिंदी मैंने बताई थी, खगोलीय इकाई। जिनकी हिंदी होती ही नहीं है उनकी हिंदी हम जबरदस्ती लिखेंगे नहीं। आप स्टूडेंट्स को आदत है कि टीचर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे, और वो आदत मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है। और टीचर्स भी आप लोगों के हिसाब से चलते हैं। कोई टीचर अगर आपको ऐसे लिख कर देता है कि जैसे मान लीजिए उनको लिखना है अकबर, तो वो अलग से ऐसे लिखते भी हैं अकबर। मेरी नज़र में ये समय की बर्बादी है, क्योंकि यहाँ पर इस अकबर में और इस अकबर में कोई फर्क नहीं है। परंतु हाँ, जहाँ दोनों का अर्थ ही, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन वही डिफरेंट हो, तो उसका हिंदी बताने का कोई अर्थ है भी। तो आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए कि जिसकी भी हिंदी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ जिसकी हिंदी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी हिंदी आप पूछने की जरूरत मत समझें। ठीक है। ऐसी मील की हिंदी मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में भी, जाने से पहले मैं ये लिस्ट लिख कर गया था। अगर आपने पिछली क्लास ही मिस कर दी है, आपका बहुत सारा भी टॉपिक छूटे हों, तो आप एक बार उसे पढ़ें। मील को मील बोलते हैं। नॉटिकल मील की हिंदी पिछली क्लास में बताकर गया था, समुद्री मील। अब उसी चीज को 2 बार दोहराना हमारे लिए समय की बर्बादी है, इसलिए ये मैं आपको आज बता रहा हूं, और आगे मैं बार बार दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। कि एक बार जो मैं हिंदी बता दूं या जो शब्द मैं बोलूं, वो मैं एक बार आप सबके सामने अच्छे से समझाऊंगा कि इसकी हिंदी ये होती है। पर जब वो चीज़ मुझे आगे उसकी डिटेल समझानी होगी, तो हर सेंटेंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। मेरा यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझाना, ना कि आप लोगों के नोट्स बनवाना। ठीक है। आप लोगों को बने बनाए नोट्स तो मार्केट में मिल ही जाएंगे, समझाएगा कौन? अगर मैं इंग्लिश हिंदी करता रहूंगा तो आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास समय कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट आप करें, थोड़ा सा मैं भी करूंगा। जहां जिसकी हिंदी होगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो उसकी आप परवाह ना करें, मैं हिंदी छोड़ूंगा नहीं हर शब्द की।
पर जब मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये दूरी इतनी है और वो दूरी इतनी है, उस समय आपका ध्यान इस बात पे हो कि हिंदी नहीं बताई, हिंदी नहीं बताई, तो वो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं वहां पर आपका ध्यान ही नहीं है, चीज़ मिस हो जाएगी। समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हिंदी में बता ही दूंगा हर उस शब्द की जहां पर ज़रूरत हो। ओके, तो यहां पर मैं कह रहा था कि एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त जिसकी चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, एक खगोलीय इकाई हो, और उसका एंगल 1 सेकंड का हो, तो ऐसे में उसकी त्रिज्या, उसका रेडियस 1 पारसेक कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा होगी, इसकी डेफिनेशन। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है, डजंट मैटर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, मील, 1 माइल कितना होता है वो समझते हैं। तो मैं पारसेक मिटा देता हूं। वन पारसेक हो गया। अब देखते हैं 1 मील। तो 1 मील कितना होता है? ये अंग्रेजों की बनाई हुई इकाई है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य इकाई नहीं है। इट इज नो मोर अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, पर फिर भी चलती है। इंडिया में तो इतनी नहीं चलती, पर यूएसए में अभी भी बहुत चलती है। तो 1 मील, 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। लगभग 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। ये वैल्यू याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि 1 मील में 1 से ज्यादा किलोमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 मील की दूरी मिलेगी। ठीक है। नॉटिकल माइल, ये समुद्री मील, समुद्री मील ये इस्तेमाल होता है अक्सर वहां पर जहां कोई शिप हो या कोई एरोप्लेन हो। सर कोई इश्यू है क्या कैमरा के साथ? ठीक हो गया? ओके, एक बार और वेट कर लेते हैं, इनकेस अगर कोई सिचुएशन हो तो वेट कर लेते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मील तो जमीन पर इस्तेमाल किया जाता है, पर जब आप पानी में चलते हो जैसे शिप, या जब आप हवा में चलते हो जैसे एरोप्लेन, तो वहां पर एक अलग इकाई का इस्तेमाल होता है जिसे बोलते हैं समुद्री मील। अब वायु में भी वो है तो समुद्री मील ही कहते हैं, पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 मील से भी ज्यादा होती है। तो 1 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल माइल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। फिर से वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे बस इतना एक्सपेक्टेड है कि आप ये ध्यान रखें कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा। तो किलोमीटर इनमें सबसे छोटी वैल्यू है, जो मील है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि 1.5 किलोमीटर हो गया। नॉटिकल माइल, समुद्री मील, और बड़ा है क्योंकि वो लगभग 2 किलोमीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर से भी लगभग दुगना 1 समुद्री मील नॉटिकल माइल होता है। अगर आप कभी किसी एरोप्लेन में कभी आपने सफर किया हो, तो पायलट आप लोगों को जब भी एड्रेस करता है तो कभी कभी वो बताते भी है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट नाउ वी आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 नॉटिकल माइल्स, 10 नॉटिकल माइल्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो हमेशा अपनी दूरी नॉटिकल माइल्स में ही बताते हैं, वो मील में नहीं बताते हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली चल जाता है, नॉटिकल माइल यूज करते हैं अभी भी। लाइट ईयर, हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये क्या चीज है वो समझते हैं। तो मील और नॉटिकल मील ये मिटा देता हूं। ओके, 1 लाइट ईयर कितना होता है? आप यहां पर खड़े हैं, आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपने रोशनी मार दी, अब वो रोशनी चलती जा रही है, चलती जा रही है। 1 सेकंड के अंदर वो रोशनी लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अब
अब अगर वो चलती रहे तो लगभग 8 मिनट में सूर्य तक पहुंच जाती है, ये सभी को पता होता है। और चलती रहे तो वो 1 साल में जो भी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर है वो मैंने बता दिया, तो 1 साल में कितना जाएगी वो आप गणित लगाकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, आप अगर वैल्यू निकालना चाहें तो। वैल्यू याद रखना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता। 1 साल में वो जितनी भी दूरी तय करेगी, तो साल में कितनी सेकंड्स हो जाती हैं, खूब सारी, 84,600 तो एक ही दिन में हो जाती हैं। उसको फिर आप 365 से गुणा करेंगे, तो वो जो भी दूरी होगी वो कहलाएगी 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष। 1 साल में रोशनी के द्वारा सीधी रेखा में चलने पर तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है, लेकिन अब रोशनी की रफ्तार इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो किस माध्यम में है। ये 3 लाख किलोमीटर जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ निर्वात पर ही लागू होता है, वैक्यूम पर। यानी रोशनी के आगे कोई भी चीज अड़नी नहीं चाहिए, उसके आगे ना हवा हो, ना पानी हो, ना कांच हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ खाली हो, सूना, तो हम बोलते हैं कि वो 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। पर यदि वो रोशनी कांच के अंदर चल रही है, तो ये है कांच, ग्लास, और यहां पर है वैक्यूम, निर्वात। तो वैक्यूम में वो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, कांच में उससे कम दूरी तय करेगी। तो इसलिए हमें वो परिभाषा बताते समय ये भी बोलना जरूरी है कि वो वैक्यूम में कितनी जाएगी। यदि वो 1 साल तक निर्वात में चलती रहे तो 1 लाइट ईयर होगा, पर 1 साल तक अगर वो कांच में चलती रहे या पानी में चलती रहे तो वो 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष रोशनी के द्वारा तय की गई दूरी निर्वात के भीतर, इन वैक्यूम। ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पार्सेक रिपीट कर दीजिए। रिंकन, आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना। इन केस अगर उसमें से कुछ भी आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वो बता देना कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, आप ये पॉइंट रिपीट कर दो। ठीक है, तो मैं पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो बच्चे टाइम से आए हैं ऐसे में उनके लिए फिर उस समय की बर्बादी होगी। तो आप में से जब भी कोई लेट होता है तो ये आप लोगों की उस समय जिम्मेदारी होती है कि आप उसको रिवाइंड करके देखें, और उसमें स्पेसिफिक अगर कोई डाउट आता है कि सर ये वाली चीज जो बताई ये समझ नहीं आई, तो मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट है तरुण, वो बोलते हैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी। वेल तरुण, 2 बातें हैं। एक तो आप रट्टा मारना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा सकता हूं, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो ऐसे में आप और मैं कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल का मतलब फिर मैं आपके लिए सही टीचर नहीं हूं, आप मेरे लिए सही स्टूडेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ लिखना चाहते हैं कि सर हमें लिखवा दो। मैं एक्चुअली उन टीचर्स में से हूं नहीं जो लिखवा पाऊं, मेरी कभी ऐसी आदत नहीं रही। मैंने कई बार कोशिश की मैं स्टूडेंट के हिसाब से बदल जाऊं, पर ये वाली चीज़ मुझसे होती ही नहीं है कि मैं आपको सिर्फ चीज़ें लिखवा दूं, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि ये चीज़ें किताब में दी हैं। मैं आपको सिर्फ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उस चीज़ को आपको समझा दूंगा, रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। पर अगर आप ऐसे कहें कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मुझे आपको क्या चीज़ रिपीट करके समझानी है। आगे चलते हैं। लाइट ईयर हो गया, प्रकाश वर्ष। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कर ही चुके हैं। अब आते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या चीज है? आपने कभी ये शब्द सुना होगा एटम, हिंदी में हम इसे बोलते हैं परमाणु। एटम्स के बारे में ज्यादा डिटेल आप लोगों को वैसे तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स बताएंगे, पर एक बेसिक सा एक आइडिया मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कि एक एटम में बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। उसके अंदर सेंटर में कुछ पॉजिटिवली और न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स हैं, धनावेशित, और ऐसे पार्टिकल्स जिन पर कोई आवेश है ही नहीं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उनके चारों तरफ कुछ ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु का आकार, उसका साइज अलग अलग होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। वो निर्भर करता है कि वो परमाणु है किसका। हाइड्रोजन का है अलग साइज होगा, ऑक्सीजन का है तो साइज कुछ और होगा। उन एटम्स का साइज किसका छोटा है किसका बड़ा है वो भी
पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, एक चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, उस टेबल में वो चीज़ समझाई जाती है, पर मैं यहाँ पर वो भी नहीं समझाऊंगा। मेरा मुद्दा समझाना है सिर्फ एंगस्ट्रॉम क्या है, वो किस चीज़ की इकाई है। तो परमाणुओं का आकार चूंकि सबका अलग अलग है, इसलिए कोई एक फिक्स वैल्यू तो ले नहीं सकते, पर लगभग लगभग सभी एटम्स का साइज एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। तो इस रेंज में होता है, इसका क्या अर्थ है? इस रेंज में होता है का मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान की ऊंचाई कितनी होती है, आदमी की हाइट कितनी होती है, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि एक आदमी की हाइट इतनी ही है, क्योंकि हर इंसान की हाइट अलग अलग होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा। पर आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि आदमी की हाइट मीटर्स के रेंज में होती है, 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में, वहीं कहीं आसपास होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी हाइट सेंटीमीटर्स की रेंज में होती है, यानी 5-10 सेंटीमीटर के अंदर हो। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आदमी की किलोमीटर की रेंज में होती है, कि 1 किलोमीटर का आदमी हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि परमाणु का आकार 2-3 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10-12 एंगस्ट्रॉम तक इस रेंज में होगा। ऐसा नहीं कि हजार एंगस्ट्रॉम हो, लगभग लगभग 5-10 एंगस्ट्रॉम तक कुछ उसका आकार आएगा। ठीक है, ओके। तो एंगस्ट्रॉम इज द रेंज ऑफ एटॉमिक साइज, परमाणुओं के आकार का मापन की जो इकाई होगी वो एंगस्ट्रॉम है, एटम के साइज को मेजर करने की इकाई। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम हो गया। आपसे पूछेगा कि किसी भी परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, तो इसकी वैल्यू अब याद करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी किसी एटम का साइज ऐसे भी हो सकता है 2 × 10⁻−10, किसी परमाणु का साइज ऐसे भी हो सकता है 5.2 × 10⁻−10। ये वाली वैल्यू लगभग सभी परमाणुओं के लिए सेम रहेगी। ये हो सकता है थोड़ी थोड़ी अलग भी होती रहे, ये बदलती रहती है। अब आते हैं फर्मी पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि अंदर होता है एक नाभिक, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो लगभग एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है। लेकिन न्यूक्लियस केवल और केवल नाभिक का आकार कितना होता है, तो वो लगभग फर्मी की रेंज में होती है, और फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻−15 मीटर। तो 10⁻−10 वो होता है एंगस्ट्रॉम, उसे ऐसे लिखा जाता है ए के ऊपर गोला। एंगस्ट्रॉम में होता है परमाणु का आकार, एटम का साइज। फर्मी में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक का साइज। तो किसका साइज कितना है वो यहां से आपसे पूछ सकता है। न्यूक्लियस पूछे तो फर्मी, और पूरा का पूरा एटम पूछ ले तो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी इसमें से अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तब तक अगर यहां तक किसी का कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो मैं देख लेता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब डाउट्स ले लेता हूं एक बार मैं। सर 10⁻−10 क्यों होता है ये मानक? बस वैल्यू मान रखी है, ठीक है, कि इतना होता ही है, वैल्यू मान रखी है और कुछ नहीं। सर बायो का लेक्चर कब होगा? नो आइडिया, ओनली डिपेंड ऑन एटम एंड मॉलिक्यूल। हाँ, एंगस्ट्रॉम सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइज के लिए ही होता है। सर फर्मी का सिंबल मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो पूरा FERMI ऐसे ही लिखता हूँ। अगर कोई सिंबल होता होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करके आऊँगा। शिवराम पूछते हैं फर्मी एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, साइज ऑफ एटम्स, परमाणुओं का आकार एंगस्ट्रॉम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार फर्मी। ठीक है, ये रिपीट कर दिया मैंने। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है? लगभग 2 लाख किलोमीटर। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की गई? वेल, पैरालैक्टिक मेथड होता है एक, पर वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। कुछ ऐसे करते हैं, यहाँ पर है सूरज, यहाँ पर है धरती, 2-3 महीने के बाद धरती घूमकर कहीं और चली गई, तो हम ये देख लेते हैं कि वो धरती कितने एंगल घूमी, और फिर फॉर्मूले लगा देते हैं θ = L/R। अनइम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में नहीं पूछा जाता मेथड। फर्मी का सिंबल नहीं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। वेल, कुछ स्टूडेंट्स के लिए फिर भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो जिनको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बहुत खुशी की बात है, पर जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा वो प्लीज़ चुप मत बैठना, वो मुझे बता देना कि कौन सी वाली चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि हर टीचर मैच करे या उनको जचे। ठीक है,
तो आप एग्जैक्टली वो इशू बता सकते हैं जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आई। सर फर्मी का यूज़ कहाँ होता है? देखिए सबसे छोटी इकाई है साइज़ की अभी तक जो मैंने आपको बताई है, तो सबसे छोटे से छोटे साइज़ यानी प्रोटॉन का साइज़, न्यूट्रॉन का साइज़, ऐसी चीज़ें बताने के लिए फिर हम फर्मी इस्तेमाल करते हैं। सर 1 लाइट ईयर कितना होता है? 3 × 10⁻15 मीटर है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो आप खुद भी निकाल सकते थे, मैंने आपको ये बता दिया था कि 1 सेकंड में कितनी जाती है रोशनी, तो फिर साल में कितनी जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर थीटा = सेकंड रिपीट, ओके, वो शायद एंगल वाला आप पूछ रहे हैं, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। पिछली बार भी ये वाला डाउट आया था, पिछली क्लास जब हमारी ख़त्म हुई थी उसके बाद मैंने जब कमेंट्स देखे घर जाके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछ रखा था कि सर ये एंगल वाला एक बार फिर से बता दो, तो मैं उसको शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ। एक सर्कल को 360 डिग्री में तोड़ा जाता है, हर डिग्री को 60 सेकंड में तोड़ा जाता है, और हर सेकंड को, अरे मैं क्या लिख दिया, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, 60 मिनट में तोड़ा जाता है, और हर मिनट को 60 सेकंड में तोड़ा जाता है। एक्सक्यूज मी, इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो एक तो ये था जो आर्टिफिशियल यूनिट थी, उसकी जगह फिर हमने एक नेचुरल यूनिट्स की थी कि एक वृत्त को, एक सर्कल को 2 पाई रेडियन में तोड़ा जाता है, यानी सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, और इसके आगे और सब डिविजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ 9 × 10⁻15, ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, लाइट ईयर की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया निकाल लेते हैं, तो आपको हल्का सा आइडिया आ ही जाएगा। देखिए वैल्यूज़ ना कभी मैं याद रखता हूँ, ना आपसे याद रखने की उम्मीद करता हूँ। मेरे सामने भी अगर कभी पेपर में वैल्यूज़ पूछता तो मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व करता। जैसे रोशनी 1 सेकंड में जो दूरी तय करती है वो है 3 लाख किलोमीटर, तो 1 साल में कितनी दूरी तय करती है? तो मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं ऐसे निकालता, 3 लाख किलोमीटर तो होगा ही होगा, अब गुणा में 84,600 इतनी कुछ सेकंड है एक दिन में, गुणा में 1 साल में 365 दिन है, तो ये मेरा पूरा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो अब मैं इनको एग्जैक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये 846, इसको मैं 900 ऐसी कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। 365 को थोड़ा सा 360 कर देता हूँ, कुछ घटा दिया, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। 360 को 3 गुना कर दूं तो लगभग 1000 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आई? 9 गुणा में 10 की पावर 1 2 3 और 5 8, 8 9 10 11 12, और किलोमीटर में 13 14 15, तो 10 की पावर 15, इतना मीटर कुछ वैल्यू बन गई। फिर मैं देखूंगा ऑप्शंस में जो भी दिया होगा, जो भी इसके सबसे करीब होगा वो मेरा आंसर है। तो ऐसे आप वैल्यूज खुद से भी निकाल सकते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यूज। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, एक फर्मी, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, विद्युत संबंधी इकाइयां। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिट्स हैं? सबसे पहले आपसे पूछेगा चार्ज यानी आवेश की इकाई बताएं, ऐसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा कूलम्ब। उसके बाद आपसे पूछेगा वोल्टेज यानी वोल्टता की इकाई बताएं, तो आपका आंसर होगा वोल्ट। फिर आपसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई पूछेगा, आपका आंसर होगा एम्पियर। फिर आपसे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इसकी इकाई पूछ सकता है, इसका उत्तर होगा वाट। फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, तो आपका उत्तर होगा ओम।
फिर पूछेगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, तो आपका उत्तर होगा फैराड। इसके बाद यहां लिख देता हूं, फिर है इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रेरण, और इसका उत्तर होगा हेनरी। इसके बाद होगा कंडक्टेंस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं चालकता, और इसकी अगर यूनिट पूछे तो अपना आंसर है सीएमएन्स। ये वाली वैल्यू सिर्फ आपको याद रखनी है, यहां पर समझाने लायक कुछ नहीं है। ये सभी की सभी यूनिट्स किसी ना किसी इंसान के नाम पर हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं। आपको इसमें और कुछ करने का ऑप्शन है ही नहीं सिवाय याद करने के, तो यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, याद ही रखना है। ठीक है सर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फिर से, भाई धरती और सूरज के बीच में जो गैप होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। धरती सूरज से कितनी दूर है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा राइट हैंड वाला, बोल्ड कट रहा है। अब भाई मुझे इन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पर स्क्रीन पहले से कितना है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आइडिया। चलो ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है तो मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो प्रेरण इसकी है हेनरी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, तब तक मैं बोर्ड पे आप क्या लिख रहे हैं वो पढ़ता हूँ। 29 मई 2019 से ऐसा यूनिट्स चेंज हो जाएंगी क्या? वेल, जो डेफिनेशन है वो बदल जाएगी, पर उनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो वही की वही रहेंगी, सिर्फ उनकी परिभाषाएं बदल जाएंगी। ठीक है, और ये मैंने मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया था, मैंने करीबन साल भर पहले पोस्ट कर दिया था, 1 साल पहले, कि इतनी तारीख को चेंज होने वाली है। ओके, और उसके बाद सर वोल्टेज और पावर में क्या अंतर है, वो आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं करा सकता। अभी तो मुझे सिर्फ यूनिट्स लिखवानी है, इसमें तो सिर्फ याद ही कर ले, जब मैं उस चैप्टर पे आऊंगा तब बताऊंगा। राहुल बोलते हैं धरती और सूरज में 42 किलोमीटर का गैप है। नहीं राहुल, आप भ्रम में हैं, ये कुछ या तो आपने कहीं कुछ गलत पढ़ा है, या आप कुछ को और लिखना चाह रहे थे, गलती से आपसे टाइप कुछ और हो गया है। 42 किलोमीटर पे सूरज थोड़ी है, सूरज तो 15 करोड़ किलोमीटर पे है। ठीक है, चलो सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट वो भी बताऊंगा मैं, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, तो एक बार ये पूरा हो जाए फिर आगे चलते हैं। ये लिख लिया होगा सबने, नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइट यूनिट्स, प्रकाश संबंधी इकाइयां। प्रकाश, रोशनी से रिलेटेड क्या क्या यूनिट्स बन सकती हैं, तो रोशनी के चैप्टर में जो जो यूनिट आएंगी, एक आपको बोलेगा पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, उसकी क्षमता, उसके लिए यूनिट है डायोप्टर, डायोप्टर। फिर आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट्स। और ये मैंने पीछे भी आपको लिखवाया था किन किन की डायमेंशन नहीं होती है। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल दूरी, उसकी इकाई होती है मीटर, वो एक प्रकार की दूरी है तो मीटर ही होगी। फिर है वेवलेंथ, हिंदी में हम इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसे भी मीटर में ही नापा जाता है। फिर है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आवृत्ति। तो पूछे फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है, तो अपना उत्तर होगा हर्ट्ज। और ये भी ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइट की ही हो, केवल प्रकाश की ही हो। फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीजों की हो सकती है। वो तरंगों की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जैसे लाइट, जैसे साउंड, ध्वनि। वो ऐसी चीजों की भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है जो तरंगे नहीं है, जैसे कोई पेंडुलम, एक पत्थर है जो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, आपने धागे से बांध के छत से टांग दिया तो टोक टोक चलता रहेगा, तो उसे हम पेंडुलम बोलते हैं। उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, परंतु वो तरंग थोड़ी है। फ्रीक्वेंसी ऐसी भी चीजों की हो सकती है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत कोई वस्तु नहीं होती है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक फेनोमेना है, लेकिन उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। पेपर में आपसे इसकी बस यूनिट्स पूछेंगे तो हर्ट्ज पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। मैकेनिक्स यूनिट्स, लाइट हो गई है। अगली है मैकेनिक्स, यांत्रिकी संबंधी इकाइयां। सर वेवलेंथ का लैम्डा, लैम्डा सिर्फ उसका सिंबल है भाई, लैम्डा उसकी यूनिट नहीं है। सर डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है? कहीं से भी नाप सकते हैं। मुझे अगर इस स्क्रीन की लेंथ नापनी है तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक करूंगा। मुझे अगर मेरी हाइट नापनी है तो मैं जूतों से मेरे सिर तक करूंगा। तो डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल नहीं लगा मुझे। या तो आप कुछ और पूछना चाहते हैं जो हो सकता है मुझे समझ नहीं आया हो, तो आप इस सवाल को दूसरे शब्दों में लिखकर भेजें ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ आप पूछना क्या चाहते हैं। फिनोमिना का अर्थ क्या है? फिनोमिना भाई अंग्रेजी का शब्द है, तो फिनोमिना, फिनोमिना ये कोई फिजिक्स का शब्द नहीं है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। फिनोमिना मतलब जो चीजें होती हैं, एक प्रकार की परिघटना, ठीक है। ओके ओके, तो सर कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? थोड़ी देर पहले लिखी थी, वीडियो रिवाइंड करना। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अगर कोई खास डाउट आ रहा हो। सारे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो पीछे में बता चुका है। चलो अगला है मैकेनिक्स यूनिट्स, टॉर्क। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बल आघूर्ण। इसकी इकाई अगर आपसे पूछे तो इसकी एक होती है न्यूटन मीटर। इसकी एक दूसरी इकाई भी लिखी होती है कभी कभी बुक्स में, जूल। चल जाती हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में न्यूटन मीटर भी दिया हो और जूल भी दिया हो तो वहां पर जूल को टिक मत करना, न्यूटन मीटर ज्यादा एप्रोप्रिएट इकाई है। उसके बाद है मोमेंटम। हिंदी में हम इसे बोलते हैं संवेग। इसकी अगर आपसे कोई इकाई पूछे तो आपका उत्तर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी हो सकता है। उसकी जगह पर न्यूटन सेकंड ये भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है, दोनों यूनिट चलती हैं। उसके बाद एक है इम्पल्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आवेग। इसकी इकाई भी यही होती हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। इसके बाद एक है फोर्स। फोर्स की जगह पर लिखा मिल सकता है अपथ्रस्ट। उसकी जगह पर एक और चीज लिखी मिल सकती है टेंशन। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं बल, उत्प्लावन और तनाव। तीनों की इकाई होती है न्यूटन। तो इनमें से कुछ भी लिखा मिल जाए तो न्यूटन पे टिक करेंगे। उसके बाद एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में इसे बोलते हैं जड़त्व का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसकी आपसे इकाई पूछे तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद फिर है एक डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में हम इसे बोलते हैं घनत्व। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, इस तरफ भी लाइन लगानी है क्या? यहाँ तक शायद दिख जाएगा आपको, तो आई बिलीव ये लाइन आपको नजर आ जाएगी। तो इसके बाद फिर अगला अपना है डेंसिटी के बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी में हम इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर्ड, ठीक है।
पहले एक बार यहां तक इतना सा लिखें, इसमें फिर एक दो और बची हैं जो मुझे बतानी है, बल्कि समझाने लायक तो एक ही है, बाकी एक और जो रटवाने वाला है वो मैं यहां लिख देता हूं। नहीं, जगह है ही नहीं वहां पर, यहां ठीक है, यहां अच्छी खासी जगह अभी बची हुई है, एक यहां लिख देता हूं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हिंदी में हम इसे बोलते हैं कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, और इसकी इकाई होती है एम्पियर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से नोट करें, फिर यहां से देखता हूं क्या क्वेश्चंस है। सर यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, वेल ये पूछा किसने है, अली। अली, टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, हिंदी में बल आघूर्ण, यही एकमात्र नाम है। तो आपने जो पूछा मोमेंट ऑफ फोर्स की इकाई क्या है, उसे टॉर्क ही बोलते हैं, तो न्यूटन मीटर अपना आंसर होगा। पर वो इन दोनों का एक ही नाम है, इस चीज को अच्छे से मैं समझाऊंगा जब मैं उस चैप्टर पे आऊंगा, अभी तो मुझे सिर्फ यूनिट समझानी है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m की पावर 4 नहीं आएगा, किसने बोला m की पावर 4? ये शायद एक दो दिन पहले भी किसी स्टूडेंट ने यही चीज डाली थी, पता नहीं आप ही के बैच में लिखी थी कि किसी दूसरे बैच में, पर ये वाली चीज पहले भी एक स्टूडेंट ने बोली है, m रेज़ टू द पावर 4 नहीं होता भाई, m रेज़ टू द पावर 4 कभी नहीं होता। मैंने आपको जो बोला है यही है वैल्यू, किस किताब में m रेज़ टू द पावर 4 लिखी है मैं अब ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये दो अलग अलग स्टूडेंट बता चुके हैं। ठीक है, तो वो बुक पढ़नी बंद करो, वो गलत किताब है, मत पढ़ो उस किताब को। किलोग्राम मीटर स्क्वायर यही होता है, मीटर की पावर 4 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ग्रुप डी का सिलेबस हो जाएगा क्या? छोटू नाम है स्टूडेंट का, है ना भाई, छोटू। ऐसा है यहाँ पर एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एएलपी, मोर और लेस जितने भी वनडे एग्जाम्स है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अलग से तो किसी एग्जाम का मैं नाम लेने की जरूरत महसूस नहीं करता कि क्या क्या हो जाएगा। क्या क्या नहीं होगा वो बता देता हूँ, जो यहाँ से कवर नहीं होगा। सीडीएस, सीएपीएफ ये पढ़ के नहीं हो सकता, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना है। एनडीए ये पढ़ के नहीं होगा। आरआरबी, जेई, जेई सिर्फ जेई, एनटीपीसी नहीं, जेई ये पढ़कर नहीं होगा। और यूपीएससी ये पढ़कर नहीं होगा। स्टेट पीसीएस ये पढ़कर नहीं होगा। अब जितने एग्जाम बच गए सब हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सबने लिख लिया होगा। और राहुल बोलते हैं सर पढ़ाने की स्पीड थोड़ी कम करो। राहुल अभी तो हम सिर्फ लिख ही रहे हैं चीज़ें, आज तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो। समझने का जब हम करेंगे तो स्पीड थोड़ी घटाएंगे। अभी मैं जानबूझकर थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट बहुत होता है, और ये सिर्फ लिखवानी है क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर में आती हैं। ठीक है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप नोट करें और जल्दी डालें। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिख रहे होगे, तो आप मुझसे स्लो कैसे हैं? और मैं तो बोल भी रहा हूँ और बीच बीच में डाउट्स भी ले रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप थोड़ा पेन जल्दी जल्दी घिसाएं, समझाने का जब समय आएगा तो मैं आराम आराम से बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ रटवाना है कि रट लो, इनको पेपर में आती हैं तो रट लो। चलो आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये चैप्टर है ही रट्टा मारने का। यहाँ पे तो मैं चाहूँ तो भी समझाने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और जो समझाने लायक चीज़ें हैं वो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एक आखिरी चीज़, मैकेनिक्स में ही आखिरी चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है किलो वाट आवर, ये किस चीज़ की इकाई है? तो यूनिट यानी इकाई उसने आपको पेपर में बता दी, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि ये किस राशि की इकाई है। तो क्वांटिटी कौन सी है, राशि कौन सी है जिसकी ये इकाई होती है, एक ये चीज़ पूछता है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर वाट, और वाट चूंकि पावर यानी शक्ति की इकाई होती है,
वो सीधा सीधा पावर के ऊपर टिक मार देते हैं और गलत हो जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि वो गलत क्यों है। इन तीनों शब्दों को एक एक करके देखें। किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बताया था। वाट, वाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल बटे सेकंड। तो ऊर्जा जिसकी इकाई जूल होती है और समय जिसकी इकाई सेकंड होती है, ऊर्जा बटे समय, जूल पर सेकंड। आवर, आवर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3600 सेकंड। तो 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, यानी इन तीनों के बीच में गुणा है। किलो वाट आवर ऐसे बोलते हैं तो कहीं प्लस तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई ही होगा। तो आपस में अब इनको गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि सेकंड से सेकंड कट जाती है। यानी जिस तरह से नंबर से नंबर को गुणा किया जा सकता है, उसी तरह से यूनिट्स को यूनिट्स से गुणा किया जा सकता है। तो हमारे पास अब जो बचेगा वो बचेगा 36, फिर कुछ 0, 1 2 3 4 5 जूल, ये बचा हमारे पास। यानी किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 लाख जूल। दूसरे शब्दों में क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि 36 लाख जूल किस चीज की इकाई होगी। तो मैं देखूंगा जूल तो ऊर्जा की इकाई होती है, तो मेरा आंसर होगा एनर्जी। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेगा कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, जूल होते कितने हैं। तो 36 लाख आपका आंसर है, 36 लाख पर टिक कर देंगे। सर हिंदी में बताइए। भाई ये तो समस्या है, लीजिए किलो, देखो इनकी हिंदी यही रहती है, वाट आवर। अब आवर को घंटा लिख सकता हूं मैं, पर किलोवाट घंटा कभी आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, उसे फिर आर ही लिखते हैं, आर, किलोवाट आवर, ठीक है। और उसके बाद जूल, जूल को जूल ही लिखते हैं। जिन चीजों की हिंदी होती है वो हिंदी आपको मैं बताऊंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे इसकी हिंदी छोड़ दी, इसकी हिंदी छोड़ दी। नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं हिंदी बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं तो कम से कम उसको 4 बार बोल जरूर रहा हूं। जैसे एनर्जी, एनर्जी को मैंने 4-5 बार ऊर्जा, ऊर्जा करके बोला। तो यदि आप ध्यान देते रहेंगे तो आपका हिंदी का शब्द मिस नहीं होगा। सर सिविल इंजीनियरिंग की बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट m की पावर 4 दी है, इसलिए पूछा था। भाई फिर वो किताब गलत है, ऐसी किताब मत पढ़ना। सच में उस किताब में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा, मैं ये भी मानता हूं। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ने में गलती कर देते हैं, बुक ऐसी चीज लिख ही नहीं सकती। और अगर कहीं लिखी है, आप मुझे उसकी फोटो खींच के मेरे ईमेल आईडी पर भेजें, और आप और मैं दोनों मिलकर उस कंपनी पर केस करेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स को भ्रम में डाला जा रहा है। उस एक किताब की लिखी हुई बात की वजह से हमारे यहाँ पर करीबन 5 मिनट वेस्ट हो जाती हैं, है ना। तो मत भरोसा करो उस किताब पे। मिटा देता हूं इसे मैं। मत कर लाइट है, मत कर, पिंकी बोल रही है मत कर लाइट है। मैं समझा नहीं, मत कर क्या होता है। सर जूल की यूनिट टॉर्क की है। हाँ, टॉर्क और टॉर्क की यूनिट जूल भी होती है, न्यूटन मीटर भी होती है। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो एनर्जी पे टिक लगा देंगे। और पूछे किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 36 लाख पर टिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत समय बर्बाद हो गया इस छोटी सी यूनिट के ऊपर। आगे चलते हैं। ओके, फिर इसमें कुछ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, इसमें कुछ इकाई है संबंधित जो हमें देखनी है। सबसे पहली इकाई इसमें है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्लैंक का नियतांक। प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसकी हिंदी मत पूछना, साइंटिस्ट का नाम प्लैंक ही रहेगा। मार्कर, ओह अच्छा, मार्कर लाइट है। भाई आप लोग जब सवाल पूछें या कोई भी कमेंट डालें, देन मेक श्योर कि आप एंटर मारने से पहले
अपनी स्पेलिंग्स चेक कर लें, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आपको दूसरी बार टाइप करना पड़ता है। ठीक है, ओके, मार्कर चेंज कर लूंगा भाई। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, नियतांक। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की आपसे यूनिट पूछेगा। अब सीधा सीधा यूनिट बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। इस फॉर्मूले की सहायता से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में जब यूनिट्स आती हैं तो कई बार हमें सही यूनिट्स याद नहीं रहती हैं, तो हम ऑन द स्पॉट उसकी यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि इकाइयाँ याद रखना। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट से संबंधित अगर दुनिया में कोई भी फॉर्मूला आपको आता है, आप वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख कर दिखा रहा हूँ, आगे चलकर उस फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा भी कि उसका अर्थ क्या है। अभी सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू HF। अब यहाँ पर ये जो E है, ये है एनर्जी, ये है ऊर्जा। ये जो H है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक। और ये जो F है, ये है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, अब इनमें से जिस जिसकी इकाई आपको पता है उसकी जगह पर आप वो लिख सकते हैं। जैसे एनर्जी की इकाई जूल है, तो मैं उसकी जगह जूल लिख दूंगा, इज इक्वल टू, जिसकी इकाई आपको निकालनी है उसको आप यू का यू रहने दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, तो H। फिर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, हर्ट्ज। तो यहां से मुझे H की यूनिट पता चल गई, तो उस हर्ट्ज को इस तरफ लाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा जूल पर हर्ट्ज। ये आपका आंसर है। तो आपसे पूछे प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो जूल पर हर्ट्ज, ये चलेगा। लेकिन साथ में एक और चीज ध्यान रखें, हर्ट्ज जो मैंने आपको पीछे फ्रीक्वेंसी की इकाई बताई थी, उसकी जगह पर कभी कभी ये भी लिखा होता है 1/सेकंड, 1/सेकंड। या फिर सेकंड की जगह पर कभी कभी लिखा होता है 1/हर्ट्ज। दोनों चीजें लिखी होती हैं। तो आप 1/हर्ट्ज की जगह पर सेकंड लिख सकते हैं। तो हर्ट्ज यहाँ नीचे है, इसकी जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस हर्ट्ज की जगह ऊपर मैं सेकंड लिख दूं तो भी चलेगा। इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट आई वो आई जूल सेकंड, जो कि जूल सेकंड है, या फिर जूल बटे हर्ट्ज यानी जूल पर हर्ट्ज। तो ये भी उत्तर चलेगा, ये भी चलेगा, ऑप्शन में कोई भी हो, आप दोनों पर में जो भी हो उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा इसमें है एक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, बल्कि वर्क फंक्शन की जगह सिर्फ वर्क ही करें। वर्क, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कार्य। तो वर्क की इकाई वही होती है जो ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई होती है। तो जूल पर टिक करेंगे, जूल, वर्क जूल, कार्य की इकाई जूल होती है। ओके, धावक के लिए अव्स्क कैलोरी, सर अव्स्क, अव्स्क क्या होता है? अच्छा, आप शायद आवश्यक बोल रहे हैं, आपने लिखा है अव्स्क। तो ये भाई मुझे ऐसे वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे ना। आप जब लिखते हो कम से कम कमेंट्स इस तरह से लिखें ताकि टीचर को पढ़ने में समझ में तो आए। आपने जो पूछना चाहा वो मान लीजिए मैंने पढ़ भी लिया लेकिन मेरे समझ नहीं आया, इतने में आपका कमेंट दूसरों के नीचे दब जाएगा। क्या पता आपका कमेंट दोबारा मुझे दिखे ना दिखे, वो बाई चांस लक फैक्टर है कि आपका कमेंट किसी का दिख जाता है। तो जब लिखें उसका भरपूर फायदा उठाएं, सही शब्द ही लिखें। ठीक है, तो आपने पूछा था धावक के लिए आवश्यक, आगे वो कमेंट खो गया। देखा, ऐसे होता है। मुझे कमेंट पढ़ने में जोर ना पड़े, आप लोग इसको ध्यान रखें ताकि मैं पढ़ूं और पढ़ते ही आपका आंसर दे पाऊं। मुझे पढ़ने को जोर पड़ेगा इतने में भाग जाएगा क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन लिया ही नहीं जा रहा है। जूल किस साइंटिस्ट के नाम पर है? जूल साइंटिस्ट का ही नाम है, उसका पूरा नाम जेम्स जूल था। जूल के नाम पर जूल है, न्यूटन के नाम पर न्यूटन है। आप बुक कब से स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाना? कौन सी बुक?
मैंने बुक तो नहीं बताई, मैं कौन सी बुक पढ़ाऊंगा, मैं तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो निखिल आप जिस बुक का भी बता रहे हैं, कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। अनंत पूछते हैं हॉर्स पावर, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। गणेश बोलते हैं जूल पर सेकंड, ये अभी थोड़ी देर पहले बताइए जूल पर सेकंड वाट होती है। फ्रीक्वेंसी का न्यू को न्यू करके लिखते हैं। वेल हाँ, यहाँ पर न्यू करके लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, पर जो यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक सिंपल शब्द अपनी तरफ से बना लेता हूँ एफ, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो न्यू है। यू आर करेक्ट। करई सर, करई क्या होता है? ओके मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नथिंग ऑफ वैल्यू, कोई ऐसा कमेंट आ नहीं रहा जो वर्थ आंसरिंग हो। तो इसमें अब जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा। वो आपको 4 ऑप्शन ऐसे देगा और फिर पेयर बना के देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ऐसी हैं जिनकी विमाएं समान हैं, सेम डायमेंशंस, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, जिनकी समान विमाएं हैं, यानी जिनकी विमाएं भिन्न नहीं हैं। तो कई बार ऐसा होता है 2 अलग अलग चीज़ों की यूनिट्स सेम हो जाती हैं, उनकी डायमेंशंस सेम होती हैं, जैसे वर्क की और एनर्जी की, यानी कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान हो जाती हैं। तो ऐसे में आपसे पूछता है कि किन किन की डायमेंशन सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट लिख कर दे रहा हूँ जिन जिन की मैच करेंगी। तो एक आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके सामने लिखा है मोमेंटम यानी संवेग, या फिर आपके सामने लिखा है इम्पल्स, इम्पल्स यानी आवेग, तो उनकी एक जैसी ही विमाएं होती हैं। दूसरा जोड़ा यहां पर बनेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। इनकी इकाई भी समान होती है। तो प्लैंक का नियतांक, कांस्टेंट को नियतांक बोलते हैं, प्लैंक को प्लैंक ही रहने देते हैं। तो इनकी विमाएं एक जैसी होंगी। उसके बाद फिर अपने पास है टॉर्क यानी बलाघूर्ण, इसकी विमाएं मैच करती हैं हीट से यानी ऊष्मा, और फिर वो मैच करती है एनर्जी से यानी ऊर्जा, फिर वो मैच करती है वर्क से यानी कार्य। इन सभी की विमाएं समान होती हैं। नंबर 4 प्रेशर यानी दाब, उसके बाद स्ट्रेस प्रतिबल, उसके बाद है मॉडुलस, मॉडुलस को मॉडुलस ही बोलते हैं, मॉडुलस। इनकी विमाएं एक जैसी होंगी। 5वां जोड़ा बनेगा अपना फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो इनकी भी एक जैसी ही होती हैं। तो कुछ वो इंपॉर्टेंट ये चीजें, पेयर्स या ग्रुप्स जिनकी डायमेंशंस मैच कर जाएं, वो ये हैं। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। फ्लूइड्स, ये मिटा देता हूं मैं। मॉडुलस क्या है अनिल पूछते हैं। अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, तो इसको जब मैं उस चैप्टर में आऊंगा, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, तब बताऊंगा, ठीक है। अजय रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर थोड़ी सी टेक्निक बदल दो,
सर बोर ना होने दो प्लीज़। वेल अजय, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसकी दो वजह हैं। वजह नंबर एक, मेरा नेचर ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, तो आदमी लाख कोशिश करे तो भी उसका नेचर बदल नहीं सकता। मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रकृति ऐसी किसी किसी की होती है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर बोरियत बचाने के लिए थोड़ा बहुत भी टॉपिक से भटकूंगा तो फिर मैं पूरा ही भटक सकता हूँ, क्या पता। मतलब वो सही तरीका नहीं होगा पढ़ाने का। आप लोगों को थोड़ा सा हर्ट तो करेगा, पढ़ते समय दिमाग पे झन्नाटा आएगा और ऐसा लगेगा कि यार दुखी हो रहे हैं, पर वो चीज़ बाद में फ्रूटफुल होगी। अभी आप रो रो के पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद आप हंसें, वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन अभी आप लोगों की बोरियत में बचा दूं, पर बाद में एग्ज़ाम में रिजल्ट के बाद आप लोग रोएं, उससे फिर मुझे ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे हों तो बोरियत होती ही है, मैं मानता हूँ। थोड़ा सा आपको खुश रखने के लिए मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भटकना पड़ेगा, और वो मुझे मंजूर नहीं है। टॉपिक से भटकना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलकर ऐसा भी आएगा जहाँ मैं अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा, थोड़ा सा खुश भी रखूँगा। जैसे वर्क एनर्जी के टॉपिक्स आएंगे, मोशन के आएंगे, ग्रेविटी के आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा, पर वो एग्जाम्पल वहाँ दिए जा सकते हैं। यहाँ यूनिट्स में तो कोई एग्जाम्पल दिए भी नहीं जा सकते। ठीक है, ऋषि पूछते हैं सर पोलराइजर बुक से कब पढ़ाने वाले हो? वेल ऋषि, पोलराइजर की बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के लगभग 1000 क्वेश्चंस। मैं वो क्वेश्चंस क्लास में कवर कराऊंगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। हर चैप्टर खत्म हुआ फिर उससे संबंधित प्रश्न, फिर अगला चैप्टर खत्म हुआ फिर उससे संबंधित प्रश्न। तो चैप्टर खत्म होते ही हम क्वेश्चन उठाएंगे, और उस समय मैं आपको बोलता रहूंगा भाई पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये पोलराइजर की बुक से फिर वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चल रहा है। ठीक है, कम से कम आपको ये पता तो चलता रहना चाहिए ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं काम भी आएगा कि नहीं आएगा, कि ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, मिटा देता हूं मैं इसे। इसके बाद अगली इसमें हेडिंग डालें फ्लूइड्स, द्रव संबंधित इकाइयां, फ्लूइड्स रिलेटेड यूनिट्स। फ्लूइड्स, द्रव संबंधित इकाइयां, फ्लूइड्स रिलेटेड यूनिट्स। तो सबसे पहली इसमें है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, और उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। इसके बाद है सरफेस एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, और इसकी सिंपल जूल होती है जो एनर्जी की यूनिट है, वहीं सरफेस एनर्जी की यूनिट है। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, तो उसकी कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट्स। फिर मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस ही कहते हैं हिंदी में, इसकी इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी दूसरी इकाई आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पास्कल, पीए उसका पूरा नाम है पास्कल। उसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसमें इकाई होगी न्यूटन पर मीटर। फिर होगा स्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, और इसकी भी होगी पास्कल, जो मॉडुलस की है वही स्ट्रेस की है। फिर होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन को हिंदी में हम बोलते हैं विकृति, और इसकी कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट्स। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा अपना इसमें एनर्जी, ऊर्जा की इकाइयां। समझ नहीं आ रहा सर विनोद, कौन सी बात समझ नहीं आई वो एग्जैक्टली बताओ। अगर आप स्पेसिफिक होंगे अपने सवाल पे
तो मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दे पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा है इस सवाल का तो सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि ठीक है भाई, मैं आपको फिर पढ़ाना बंद कर देता हूँ, दूसरा टीचर ला सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कि सर टीचर चेंज करा दो। लेकिन आप ये बोले सर मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। तो आपका जो सवाल है तो बहुत ब्रॉड है, ये तो 5-6 क्लासों को ही कवर कर देगा, पिछली जो भी हमारी 3 क्लास है। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। दीपू भाई, जिस समय आप कमेंट करते होगे उस समय हो सकता है मेरा मुंह बोर्ड की तरफ हो। आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और जो आप तक पहुँच रहा है, इसके बीच में कम से कम यूँ मान लो 15-20 सेकंड का डिफरेंस होता है। तो मैंने अभी बोला हाय, और ये हाय शब्द आपके फ़ोन में 15-20 सेकंड के बाद पहुँचता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि ओके अब इसे लिख ले, एक्चुअल में आप उससे 20 सेकंड बाद लिखना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब आप कमेंट देखते हैं हो सकता है तब तक फिर मैं बोर्ड की तरफ मुड़ जाऊँ, तो कमेंट कईयों के मिस हो जाते हैं। आप अपने सवाल एक बार अगर पूछ लेते हैं और अगर वो मिस हो भी जाता है कोई बात नहीं, उसको दोबारा पेस्ट कर दीजिए, कभी ना कभी तो मेरे सामने आएगा तो मैं जवाब दूंगा। सर घटना चक्र बुक नहीं मिलता है, मिलता नहीं है। मेरे पास तो बुक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बुक दिखाई भी थी, मार्केट में आराम से मिलती है। भाई घटना चक्र अगर नहीं मिल रही है तो फिर ऑल्टरनेटिव एक ये है कि आप फिर स्पीडी की किताब ले लें, या फिर आप लूसेंट साइंस ले लें, बल्कि स्पीडी से भी ज़्यादा ठीक फिर यही है। फिर आप लूसेंट की साइंस की बुक ले लें, पर लूसेंट में भी मिस्टेक्स बहुत हैं, उत्तर सही नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन तो ठीक मिल ही जाएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक समझकर उस किताब को खरीद लें, पर इन किताबों के उत्तर पर भरोसा मत करना, आंसर पर यकीन मत करना। तो अभी तक के लिए आप बस किताब इसलिए खरीद लेना क्योंकि आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस चाहिए, और आप उसका आंसर उन्हीं आधार पर निकाल देना जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया। बुक में क्या दिया हुआ है उस पर भरोसा मत करना। अगर मेरी पढ़ाई हुई कोई चीज़ और बुक में लिखी हुई चीज़ क्लैश करती हो, एक दूसरे के कटाक्ष में हो, एक दूसरे के विरुद्ध हो, तो आप उसे डायरेक्ट मुझे ईमेल करें कि सर किताब में ये दे रखा है, आपने ये पढ़ाया था, तो मैं आपको समझा दूंगा उसी ईमेल में रिप्लाई में कि यहाँ पर किताब वाला ये कहना चाह रहा है, आपने इसको इस तरह से समझ लिया है। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो मैं मिस्टेक बता दूंगा, ठीक है। और खूब सारे रिप्लाई ईमेल्स आते ही हैं मेरे पास, हर रोज़ 150-200 ईमेल आते ही हैं। आपका भी एक और ईमेल आएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और मैं हर ईमेल का जवाब देता हूँ, हर ईमेल का जवाब देता हूँ। अगर आप ऐसा भी कोई सवाल पूछ लें जो मेरे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड नहीं है, आपने पूछ लिया सर अकबर का पिता कौन था, जो मेरे सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, तो भी कम से कम मैं आपको रिप्लाई करके ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई ये हिस्ट्री वाले सर से पूछें, पर मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। जब भी कोई क्वेश्चन अटके किसी भी किताब से, अगर आपका किताब में दिया हुआ आंसर मेरे पढ़ाए हुए से मैच नहीं करे, मुझे तुरंत बताएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो ये है कि सही कंटेंट चाहिए कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कम हो, बुक्स में एरर कम हो, तो उसके लिए हिंदी मीडियम में तो कोई अच्छी किताब है ही नहीं। जो सबसे करीब है वो घटना चक्र ही है, तो ये सिर्फ उन्हीं को लेनी है जिनके पास घटना चक्र नहीं है। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ और सिर्फ पोलराइजर ही सबसे अच्छी किताब है जो मार्केट में मिली है, इससे अच्छी बुक अभी तक मुझे कहीं नहीं मिली है, ठीक है। सर आपकी ईमेल आईडी बता दो। मैं एक बार और अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूँ, danitingrawal.in, www.nitingrewal.in, ठीक है। अरे मैंने .in क्या, ये तो मैंने वेबसाइट बता दी। @nitingrewal कहाँ है ध्यान मेरा, बीवी से झगड़ा करके यही होता है। ओके, danitingrewal@gmail.com। चलो चले। सर लास्ट वाले में क्या लिखे हैं दिख नहीं रहा। वेल लास्ट वाले में मैंने लिखा स्ट्रेन, इंग्लिश में स्ट्रेन, हिंदी में मैंने लिखा है विकृति, और उसके आगे मैंने काटा मार दिया, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। सर घटना चक्र का बुक फिर से एक बार दिखाइए। एक बार और दिखा देता हूँ मैं। मेरे पास तो भाई वैसे तो पुराना वर्जन है घटना चक्र का, ये बुक है, ये है सन 2017 की, और ये बुक एसएससी की भी नहीं है। एक्चुअल में ये बुक है यूपीएससी के लिए, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन। तो ये स्टेट पीसीएस वगैरह की बुक है, पर आपको इसी जैसी किताब मिलेगी और उस पर एसएससी लिखा होगा, क्योंकि घटना चक्र बहुत तरह की किताबें निकालती है। मैंने एक आइडिया सा दे दिया कि घटना चक्र की बुक ऐसी दिखती है, पर वो एग्जैक्ट यही बुक आपको मिले मार्केट में ज़रूरी नहीं है। वो हर तरह की किताबें छापते हैं। तो दुकानदार को आपको यही कहना है एसएससी के प्रीवियस ईयर की किताब दो, तो आपको किताब उठा के दे देगा, ठीक है। इसे रब कर देता हूँ।
इसके बाद एनर्जी, ऊर्जा की इकाइयां, एनर्जी यूनिट्स, ऊर्जा की इकाई कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले जूल। जूल ये एसआई यूनिट है, ब्रैकेट में लिख देता हूं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास में बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं इकाइयों के, तो जूल है। उसके बाद एक इकाई हमारी होती है कैलोरी। कैलोरी, ठीक है। कभी कभी आप लोग कैलोरी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। अभी तो एक स्टूडेंट का भी कमेंट आया था, उन्होंने कैलोरी ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कम किया करें, कोशिश करें कि जो भी आपको नया शब्द नजर आए आप उसकी स्पेलिंग याद करें, ठीक है। इससे एक अच्छी आदत बनती है। कैलोरी तो छोटा सी, इसको हम ऐसे लिखते हैं CAL, कैलोरी, ये इकाई है। अब एक कैलोरी कितना होता है वो समझते हैं, एक जूल कितना होता है वो समझते हैं। एक जूल की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आपका उत्तर ये होगा। मैं लिखता नहीं हूं, मैं सिर्फ समझाता हूं, तो बस सुनना और ध्यान से समझना। आपके पास कोई डब्बा है, आपने इस डब्बे पे धक्का मारना शुरू किया। यदि किसी डब्बे के ऊपर जो बल लगाया गया है उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन का फोर्स हो, और वो डब्बा उसी दिशा में 1 मीटर सरक जाए, तो हम बोलते हैं कि 1 जूल की एनर्जी उस पे लगाई गई है, या 1 जूल का कार्य किया गया है। वर्क वॉज डन फॉर 1 जूल। 1 न्यूटन फोर्स एक डब्बे को 1 मीटर सरका दे तो 1 जूल की एनर्जी उसमें लगती है। कैलोरी कितनी होती है? कैलोरी देखिए, आपके पास एक चम्मच में पानी है, ठीक है, इसके अंदर है पानी, वाटर। इस पानी की मात्रा 1 ग्राम ही होनी चाहिए, तो चम्मच भर इसीलिए लिया है, पूरी बाल्टी भर के नहीं ली है। अगर 1 ग्राम पानी आपके पास हो और आप उसको गर्म करने लग जाएं, यानी यहाँ पे आपने नीचे से इसके आंच लगा दी, कोई मोमबत्ती के ऊपर आपने चम्मच रखी, गर्म होना शुरू हो गया, इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले पानी का तापमान था मान लीजिए 14.5 डिग्री सेल्सियस, गर्म करके ये हो गया 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कहूँगा कि इसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तो पानी गर्म किया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो मैं कहूँगा जितनी भी ऊर्जा हमने दी है वो 1 कैलोरी है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 1 कैलोरी कहलाती है। तो 1 कैलोरी वो ऊर्जा होगी, ठीक है। इसके बाद है थर्म। थर्म एक ये भी इकाई होती है। थर्म से पहले एक BTU बताता हूँ, BTU ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले BTU, BTU, BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की, थर्मल, थर्मल का मतलब ताप से संबंधित है, तापीय, और यूनिट इकाई, ब्रिटिश तापीय इकाई, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो 1 BTU कितना होता है? जैसे 1 कैलोरी बताया, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म करना है, तो BTU कितना होता है? 1 पाउंड पानी को, पाउंड का मतलब लगभग आधा किलो पानी लेना है, 450 ग्राम के आसपास आधा किलो पानी लेना है। 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर गर्म किया जाए तो कितनी ऊर्जा लगेगी? वो 1 BTU कहलाएगी। तो कैलोरी में और BTU में सिर्फ मेजरमेंट का अंतर है, तरीका दोनों का सेम है। दोनों में ही पानी लिया जाता है, दोनों में ही पानी का वजन बताया जाता है, दोनों में ही तापमान कितना बढ़ा वो बताया जाता है, लेकिन मेजरमेंट अलग है। कैलोरी में 1 ग्राम पानी लेंगे और 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। BTU में 1 पाउंड पानी लेंगे और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें अगली यूनिट है थर्म। थर्म, थर्म की क्या होती है? ये भी ऊर्जा की यानी एनर्जी की ही इकाई है। 1 थर्म कितना होता है? 1 लाख BTU, 1 लाख BTU, 1 लाख BTU हो यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो तो हम उसे बोलते हैं 1 थर्म की इकाई है, ठीक है।
थर्म ही बोलते हैं इसे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, थर्म। इसके बाद इसमें दो और रह गई हैं जो ऊर्जा से संबंधित हैं, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ये देखते हैं, ऊपर की दो मिटा रहा हूं, जूल और कैलोरी मिटा रहा हूं। तो स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसकी इकाई जब आपसे कोई पूछे तो आप उत्तर देंगे जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कभी कभी आप इस डिग्री सेल्सियस की जगह पर, इसको मिटा देता हूं मैं, उसकी जगह पर आप केल्विन भी लिख सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। आप उस केल्विन की जगह पर डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। लेकिन जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो केल्विन ही होता है, जूल पर केजी पर केल्विन। पर केल्विन की जगह आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिखना चाहें तो भी चल जाता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे आदमी की ऊंचाई स्टैंडर्ड तो मीटर है, 1.6 मीटर आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन आप उसको फीट में और इंच में बताना चाहें तो चल तो जाएगा ही, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हिंदी में हम इसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो वहां पर अपनी इकाई होगी जूल पर केजी, बस। वहां पर वो केल्विन या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं आएगा। ठीक है। तो जूल पर केजी, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। एनर्जी की यूनिट हो गई हैं, इससे आगे चलते हैं। ओके, अब इसे मैं मिटा देता हूं। जो रट्टा मारने वाला पॉइंट था इस चैप्टर में वो खत्म हो गया, अब समझने वाला पॉइंट शुरू होने वाला है। इसे मैं मिटा रहा हूं। फॉर्मूला भी लिखें भाई, फॉर्मूला मैं लिखूंगा जब मैं आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के चैप्टर में वो चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो वो टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैं बस रट्टा मरवा रहा हूं कि याद कर लो। क्या पता आप में से किसी का पेपर अब से कुछ दिनों बाद ही आने वाला हो, तो पेपर में कुछ तो टिक मारेगा। तो अभी तो सिर्फ याद कर लो, आगे चलकर वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। अतुल पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। अतुल चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा। ठीक है, टाइम हो गया ऐसे बोल रहा है कोई बच्चा? नहीं नहीं, अभी 5 मिनट है हमारे पास। चलो इसे मिटा देता हूं मैं। ओके, तो अब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला और मैक, इन चारों में से कौन सी है जो ध्वनि से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू साउंड। साउंड से रिलेटेड कौन सी नहीं है? तो मैं देखता हूं हर्ट्ज तो साउंड से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये तो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। और मैंने आपको बताया था कि हर तरंग के लिए फ्रीक्वेंसी लागू होती है। कोई भी तरंग हो, वेव हो, फ्रीक्वेंसी लगेगी, ये तो आज ही बताया था। साउंड भी एक तरंग है तो हर्ट्ज चलेगा। डेसिबल साउंड की लाउडनेस होती है। मैक नंबर साउंड की स्पीड से संबंधित है, तो कैंडेला अपना आंसर होगा, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर से रिलेटेड 53 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे करेंगे। प्रीवियस ईयर में आज तक सिर्फ 53 सवाल आए हैं, पिछले 20 सालों में, वो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बहुत छोटे समय को मापने के लिए इस्तेमाल होता है? ABCD, क्वार्ट्ज, एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ियां और व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, देखते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियां अपना आंसर नहीं हो सकता। क्वार्ट्ज की घड़ियां वो होती हैं जो आप रोज क्या कहते हैं, अपने नॉर्मल घड़ी पहनते हैं, वो होती हैं।
जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं क्वार्ट्ज की घड़ियां। एटॉमिक क्लॉक्स अपना इसमें आंसर है, एटॉमिक क्लॉक्स आंसर है इसमें। एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ियां वो हैं जो बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं इंटरनेशनली टाइम मेंटेन करने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे भारत ने हाल ही में 2-3 साल पहले IRNSS इससे संबंधित 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। 9 में से 2 खराब हो गई, तो 7 हैं फिलहाल हमारे पास IRNSS की। उन सभी में एटॉमिक क्लॉक्स लगी हुई हैं। आप अपने फ़ोन में GPS इस्तेमाल करते हैं, GPS जिन सैटेलाइट से आता है उसके अंदर परमाणु की घड़ियां लगी हुई हैं। आप अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हैं, GPS से टाइम सेट होता है। उन घड़ियों को जो टाइम मिलता है वो NIST वगैरह वहाँ से टाइम मिलता है। तो एटॉमिक क्लॉक अपना आंसर है। बाकी क्यों नहीं है? पल्सर एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता था, नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पल्सर आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। एटॉमिक क्लॉक्स भी आप यूज़ करते हैं, आप अपने फ़ोन में जो करते हैं ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग, वो एक्चुअल में परमाणु घड़ियों से सेट होता है। लेकिन पल्सर आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ रोटेट करते हैं, तो साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट ड्वार्फ आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। व्हाइट ड्वार्फ होते हैं स्टार्स की लाइफ साइकिल में एक समय आता है, तारे जैसे हमारा सूरज है वो अभी इतना बड़ा है, भविष्य में वो फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, एक वक्त आएगा फिर वो सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा। तो जब वो सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा तब हम उसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। पर इसका समय से कोई लेना देना नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये दोनों अच्छे आंसर हो सकते थे, पर हम एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, सॉरी, मेरा कॉल आ गया था। एक्चुअली आज मेरी सिस्टर हैं, शी इज़ गोइंग समवेयर, उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा है, अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। एनीवे, रियली सॉरी फॉर दैट। आगे अब चलते हैं इसमें। एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो अपना इसमें आंसर होगा। मैं 3rd क्वेश्चन पे आ रहा था। 3rd क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में सबसे तीव्र बल कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें ऑप्शन में दे रखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक विद्युत बल, फिर दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, और मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो मैंने आपको बताया था सबसे ताकतवर ये है, सबसे कमजोर ये है। ठीक है, बुक नहीं है हमारे पास। पवन, बुक मैंने आपको बताई है, मैं एक्चुअली बुक से ही कर रहा हूँ। तो बुक बताई तो थी, आज ही बताई है भाई, पर कल भी बताई थी। पोलराइजर publications.com, यहाँ से आप किताब ले लें। इन लोगों ने बढ़िया किताब निकाल रखी है। मैं उसको अपने किंडल की ऐप में चलाता हूँ, तो मैंने मेरे सामने किंडल रखा हुआ है, उसमें से मैं क्वेश्चन देख देख के कराता रहता हूँ। तो उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो अभी तक हमने 3rd क्वेश्चन कर लिया है। 4th पे आते हैं, कम से कम आज 10 तो करें, फिर क्लास खत्म करेंगे। 4th क्वेश्चन, सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है? 4था क्वेश्चन, इन्हीं चारों को दोबारा से ऑप्शन में दे दिया, फिर पूछ लिया सबसे कमजोर कौन सा है, तो अपना आंसर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? आधारभूत राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वॉल्यूम यानी आयतन, मैंने आपको बताया था कि जो 7 मैंने लिखवाई हैं उन 7 में से जो भी आंसर हो, जो भी ऑप्शन में हो, वो अपना आंसर है। आयतन मैंने उन 7 में नहीं लिखवाया। टाइम, समय, ये मैंने लिखवाया था, सेकंड है। उसके बाद वेलोसिटी यानी वेग,
ये नहीं हो सकता क्योंकि उन 7 की लिस्ट में मैंने नहीं लिखवाया। फिर फोर्स, बल, ये नहीं हो सकता। कौन कौन सी 7 हैं फिर से बता रहा हूँ, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ मैटर, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तापमान और प्रकाश की तीव्रता। ये 7 है जो रटनी है, तो समय यानी टाइम अपना यहाँ पर आंसर होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आज कम से कम 10 करेंगे, बचे हुए 40 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल, 4.0 मेगाजूल, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये अपना आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था 36 लाख जूल होने चाहिए। तो यहाँ पर जूल तो जूल से मैच हो रहा है, मेगा होने के बाद वही आएगा, ये मुझे बस समझाना है। तो मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब 10 की पावर 6 है ना। ये मैंने आप लोगों को प्रीफिक्स लिखवाए थे सभी की, मिली, सेंटी, मेगा, माइक्रो वगैरह चीज। तो अपना आंसर है यहाँ पे 3.6 गुणा में 10 की पावर 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 36 और 5 जीरो जो मैच हो रहा है। तो मेगा से ये अपना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक बार कितना होता है? एक बार का दाब, प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन में है 0.3 पास्कल, 100 पास्कल, 10 की पावर 3 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 4 पास्कल, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला था एक बार होता है 1 लाख पास्कल, तो ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो 7 ही था, 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसकी इकाई क्या होती है? तो आपको मैंने इसकी इकाई बताई थी ओम, लेकिन ओम ऑप्शन में दिया नहीं है। यहां पर दिया हुआ है वोल्ट स्क्वायर बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, एम्पियर बटे वोल्ट और वोल्ट गुणा में एम्पियर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं रट के बैठा हूं कि ओम होता है, ओम होता है, ऑप्शन में ओम ही नहीं आया, तो ऐसे में हम फंस गए। तो हम अपना आंसर क्या करें? तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बोला था फॉर्मूला याद रखना यूनिट याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा फॉर्मूला होता है V=IR, इसे ओहम का नियम कहते हैं। आपको अभी हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो, आप में से बहुत सारे 10वीं क्लास के बाद साइंस पढ़ना ही छोड़ गए थे। आज जाकर हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी हो, तो फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं, ये फॉर्मूला मैं जब उस चैप्टर में आऊँगा तो कराऊँगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से ये जो R है, मुझे इसकी यूनिट निकालनी है। तो R है वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो मेरा आंसर होगा वोल्ट V के लिए, और एम्पियर करंट के लिए इज इक्वल टू ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो वोल्ट की इकाई, करंट की इकाई, प्रतिरोध की इकाई, तीनों की इकाई डाल दी, तो वोल्ट पर एम्पियर मेरा आंसर। तो मेरा आंसर है बी। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 9th क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की इकाई बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, फिर दिया हुआ है वाट, फिर किलोवाट आवर, और फिर दिया हुआ है एम्पियर। भाई एम्पियर तो करंट यानी विद्युत धारा की इकाई होती है, ये गलत हो गया। किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी, तो ये गलत हो गया। बोल्ट कपड़े की लंबाई नापने की इकाई होती है, तो जब आप थोक विक्रेता के पास जाते हैं वो कपड़ा लाते हैं बोल्ट में, 4 बोल्ट कपड़े दे दिए, 5 बोल्ट कपड़ा दे दिया, वो कपड़े में लाते हैं। तो वाट अपना आंसर है। तो जो आंसर है वो तो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आपको बाकी भी पता होने चाहिए कि वो किस चीज की इकाई है। 10th 10वां सवाल, 10वां सवाल आज का आखिरी सवाल बोलता है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एम्पियर, कूलम्ब, ESU, केल्विन। उत्तर तो आप लोगों को पता है कूलम्ब,
यहां पर समझने की बात यह है कि एम्पियर है एक तो करंट, विद्युत धारा की इकाई, तो अगर करंट पूछ लेता तो एम्पियर होता। केल्विन है तापमान यानी टेम्परेचर की इकाई, तो टेम्परेचर पूछ लेता तो केल्विन होता। ये क्या है ESU, वो समझते हैं। ESU वो चार्ज, वो आवेश है, आवेश उतना आवेश होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है या फिर जो एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, जिसकी मात्रा दोनों पर बराबर होती है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, लेकिन मात्रा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की बराबर ही होती है, तो वो होता है ESU। तो अगर आपसे पूछे आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो ESU पे टिक मारेंगे। अगर पूछे कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, तो फैराडे, फैराडे पर टिक मारेंगे। फैराडे सबसे बड़ी इकाई है। और यहां पर यह ध्यान रखना कि फैराडे में और फैराड में कंफ्यूज नहीं होना। फैराड मैंने आप लोगों को लिखवाया था कैपेसिटेंस की यानी धारिता की इकाई है, ठीक है। तो फैराड और फैराडे ये अलग अलग चीजें हैं। चार्ज की सबसे बड़ी फैराडे है। आज के लिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में डालें, मैं घर जाके पढ़ूंगा। सी यू, बाय बाय।